भैया, मेरे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो आप मुझे लेने आ जाओ। कविता बड़े ही ताव में अपने भाई विकास से बोली। कैसा भैया कविता? कैसा भैया? और कैसी भाभी? ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना ही रचना तुम्हारी भाभी है, और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो तुम कहीं और चली जाओ। कहते हुए गुस्से में विकास ने फोन काट दिया। विकास के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी, इतनी कड़वी बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही अपनी माँ मीरा जी को फोन लगाया। माँ, आपको पता है मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई। मैंने भैया को बोला कि मुझे लेने आ जाओ। भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ माँ, वो मेरा घर नहीं है क्या? वो परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? भैया की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कहते हुए कविता रोने लगी। बेटी को रोता हुआ देख मीरा जी को दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी मीरा जी ने खुद पर काबू रखते हुए बोला, कविता, सही तो कह रहा है तेरा भाई। तुझे जरूरत क्या है यहाँ आने की? तू अपने घर की जिम्मेदारी देख। कविता माँ की बात सुन हैरान हो गई। माँ, ये तुम कह रही हो? तुम तो मेरी माँ हो ना। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो भी अपनी बेटी के लिए? लोग तो अपनी बेटी के आने से खुश हो जाते हैं, और तुम कैसी माँ हो? सही कहा बेटा तुमने। कैसी माँ हूं मैं जो बस बेटी के आने पर ही खुश हो जाऊं, बेटे के दुख तकलीफ में ध्यान ना दूं। आज तुम्हें तुम्हारे भाई की बातें बुरी लग रही हैं। 4 महीने पहले जब तुम्हारी भाभी रचना का एक्सीडेंट हुआ था, वह बेड पर थी। हमारा पूरा घर उथल पुथल हो गया था। उनका एक छोटा बच्चा भी है। मैं पहले से ही बेड पर पड़ी हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, घर का एक काम नहीं कर सकती। तो रोते हुए तुम्हारे भैया ने तुम्हें फोन किया था और तुमसे बोला था कि कविता, कुछ दिनों के लिए चली आओ, तुम्हारी भाभी का पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई नहीं है जिसे हम बुला सके तुम्हारे सिवा। लेकिन तुमने क्या जवाब दिया था अपने भाई को, याद है तुम्हें? अब कविता चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोली। क्या बोले? आखिर गलती तो उसने की ही थी। जब उसकी भाभी रचना का एक्सीडेंट हुआ था तो विकास बहुत परेशान था। घर की हालत देखने लायक नहीं थी। मीरा जी भी बेड पर थी, ऊपर से एक छोटा बच्चा था, उसे कौन देखे? खाना पानी, घर की साफ सफाई, सब कुछ पड़ा रहता। ना कोई बच्चे को देखने वाला था, ना कोई रचना को देखने वाला था, और ना ही मीरा जी को। बहुत ही दयनीय स्थिति थी इस समय घर की। और ऐसे में ही विकास को कविता की याद आई। उसने सोचा कविता आ जाएगी तो कुछ दिन घर संभाल लेगी, धीरे धीरे जब रचना ठीक हो जाएगी तो फिर अपना घर पहले की तरह हो जाएगा। जिसके चलते विकास ने रोते हुए रचना को फोन किया था। लेकिन रचना को जैसे ही पता चला कि भैया उसे घर के काम करने के लिए, घर संभालने के लिए बुलाना चाहते हैं, उसने साफ साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि मेरी बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं नहीं आ सकती। और वैसे बेटी की पढ़ाई के बीच में कविता अक्सर आकर एक एक महीने रहकर जाती है, तब एक बार भी बेटी की पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता। और जब आज उसकी सबको जरूरत है तो उसने साफ साफ बहाना कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर पूरा 1 महीना विकास अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर घर संभालता रहा। माँ, पत्नी, बेटे सबकी देखभाल करते हुए जैसे तैसे वह पूरे घर को संभालता रहा। विकास से सारा काम तो हो जाता, लेकिन रोटी बनानी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। बेचारा रोटी ही नहीं बना पाता। 1 हफ्ते तक चावल के साथ जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन आखिर कोई चावल कब तक खाकर रह सकता है? और खाना बनाने वाली रखें भी तो मीरा जी को पसंद नहीं आता। खाना बनाने वाली के हाथ से बना हुआ खाना वो खाने को तैयार नहीं थी। खुद विकास को भी नहीं पसंद आता, उसे अपने हाथ की नमक रोटी ही अच्छी लगती। आखिरकार विकास की हालत देख रचना 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे सहारे के साथ खड़ा होकर काम करने लगी। खड़े खड़े खाना बनाती, विकास सारा काम कर देता,
बस रचना को एक जगह खड़े होकर बनाना रहता था। जब आप ऐसी स्थिति से गुजरते हैं और कोई अपना होकर भी ना आए तो दुख तो होता ही है, और यह वही समझ सकता है जिसके साथ यह सब कुछ हुआ हो। कविता के साफ साफ मना कर देने से सबसे ज्यादा विकास ही गुस्से में था, क्योंकि कविता अक्सर साल के 12 महीने में 4 से 5 महीना मायके में ही गुजारती थी। ससुराल में उसका बड़ा परिवार था, सास ससुर जेठ जेठानी सब थे, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आराम से एक एक महीने आकर यहाँ पर रहती थी। लेकिन आज जब उसकी सच्ची में जरूरत पड़ी तो काम के चलते, काम के डर से उसने आने के लिए मना कर दिया, यह कहते हुए कि बेटी की पढ़ाई नुकसान होगा। बस यही एक चिढ़ थी विकास की कि आज जब कविता विकास से आने के लिए बोल रही थी तो विकास ने उसे साफ साफ यहाँ आने के लिए मना कर दिया। अब जब कविता रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताने लगी तो माँ ने भी कविता का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी की हरकतों के बारे में अच्छे से पता था। पूरा 1 महीना बहू बेटे ने कैसे काटा था ये तो मीरा जी ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए मीरा जी ने भी कविता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब कविता जिद करने लगी तो मीरा जी ने कहा, कविता ये है तो तुम्हारा मायका ही, अगर तुझे आने का मन है तो खुद से आ जा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं विकास को बोलूं। कहते हुए मीरा जी ने भी फोन काट दिया, क्योंकि बेटी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। जब वो अपने मायके वालों की नहीं हो सकती तो भला ससुराल वालों की कहां से होगी। माँ का फोन करते ही कविता परेशान हो गई। बच्चों की 15 दिन की ठंडी की छुट्टियां पड़ी थी। सोचा था आराम से मायके जाएगी और 15 दिन आराम से काट के आएगी। यहाँ ससुराल में रहेगी तो सुबह उठना ही पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ना विकास लाने को तैयार है, ना ही मीरा जी सुनने को। विकास का गुस्सा देख तो कविता पहले ही डर गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह विकास को फोन कर सके, और रचना से वह बात नहीं करती थी। सब मिला जुला कर एक मीरा जी ही थी जिन्हें कविता रोज फोन करके खुद के आने के लिए बोलती। माँ आखिर कब तक नाराज रहोगी, कब तक भैया नाराज रहेंगे। माँ भैया को बोलो ना, मुझे बुला ले, आखिर मैं उनकी बहन हूँ। बेटी की बात सुन मीरा जी कहती हैं, कविता 15 दिन की ही तो छुट्टी है ना, दिक्कत क्या है तुम्हें, आराम से रहो ना। अरे माँ आप समझती नहीं हो ना, इतनी ठंडी है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। कम से कम जो ही थोड़ा सा वहाँ आराम मिलेगा तो सही। माँ कहो ना भैया को, तुम कहोगी तो वह जरूर मान जाएंगे। नहीं बेटा मैं तो नहीं कहने वाली, तुझे कहना है तेरी गलती है, तू कह। और वैसे भी काम के ही डर से तो तुम मायके नहीं आ रही थी ना, तो अब रहो आराम से, ससुराल में करो काम, मैं तो नहीं कहने वाली विकास से। साफ साफ मना करते हुए मीरा जी ने फोन रख दिया। अब बेचारी कविता असहाय पड़ गई थी, किसको कहे। भाई इतने गुस्से में था कि उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। माँ बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्या करे। इन्हीं सब चक्करों में ठंडी की 15 दिन की छुट्टियां भी निकल गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां निकल गई और कविता अपने मायके नहीं गई। धीरे धीरे करके गर्मियां भी आ गई। 4 महीने हो गए, ना कविता मायके आई और ना ही मायके से कोई कविता से मिलने आया। नहीं तो हर दूसरे महीने कविता खुद ही भागकर 15-20 दिन के लिए मायके आ जाती थी, और पीछे से विकास भी कविता से मिलने चला जाता। लेकिन पिछले 4 महीने से आने जाने की तो बात ही दूर, विकास ने एक फोन तक नहीं किया था। कविता का मायका लगभग छूट ही चुका था। समय के साथ साथ गर्मी की छुट्टियां भी आईं। अब तो कविता की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, कैसे मायके जाए। भैया तो लाने वाले हैं नहीं, और ना ही माँ उन्हें मना रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि खुद से ही मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल वालों से क्या कहूंगी, और ससुराल वाले खुद ही क्या कहेंगे कि हर दूसरे महीने मायके जाने वाली लड़की अचानक से ऐसे शांत क्यों हो गई। अब बात धीरे धीरे कविता की इज्जत पर आने लगी थी। जब वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करके थक गई और विकास उसे लेने तो दूर उससे बात भी नहीं करता, तो
आखिरकार एक दिन खुद ही कविता अपने सास ससुर को यह बोलकर मायके चली गई कि भैया कहीं टूर पर गए हैं ऑफिस के काम से, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं खुद से चली जाऊं। मायके आते ही सबसे पहले कविता का सामना हुआ मीरा जी से। मीरा जी बेटी को देखकर खुश तो हुई, लेकिन फिर अचानक ही उनके चेहरे पर उदासी भी छा गई। आखिर माँ थी, बेटी को कुछ कह तो सकती नहीं। माँ से मिलने के बाद कविता सीधे हॉल में गई। वहां विकास बैठे टीवी देख रहा था। कविता को देखते ही विकास चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगा। रचना भी कविता को देखकर कुछ नहीं बोली, वह भी चुपचाप किचन में लगी रही। कविता को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। आखिरकार वह विकास के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलती की है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरा मायका मत छुड़वाओ। मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि इतनी जल्दी मेरा मायका छूट गया, वह भी मेरी गलती की वजह से। भैया मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपकी बहन हूँ, छोटी हूँ, आप मुझे जो चाहे सजा दें, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। भाभी आप तो समझाइए भैया को, कहते हुए कविता रचना के पास जाकर बोली। भाभी मानती हूँ कि अपने ही काम आते हैं। जिस समय आप लोगों को मेरी जरूरत थी मैं नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही तो समझता है ना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? एक बार रचना ने गौर से कविता को देखा तो उसे देखकर लग रहा था कि सच में कविता को अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन रचना ने कुछ कहा नहीं। उसने बस इतना ही कहा, दीदी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नाराज तो आपके भाई साहब हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही हुई थी। अपना ऑफिस उन्हें छोड़ना पड़ा था, घर के काम उन्हें करने पड़े थे, बच्चा उन्हें देखना पड़ा था। इसलिए अगर आपके भैया ने माफ कर दिया तो समझ लो मैं भी माफ कर दी। अब कविता फिर से भागती हुई विकास के पास गई। भैया प्लीज माफ कर दो ना। नहीं कविता तुम अपने ससुराल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी भी विकास का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मीरा जी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कविता के लाख बनाने पर भी जब विकास मानने को तैयार नहीं हुआ तो हार मानकर रोते हुए कविता अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग उठा लेती है। बेटी को तुरंत ही ससुराल जाता देख मन ही मन मीरा जी रो पड़ी, लेकिन उन्होंने एक बार भी कुछ कहा नहीं। अच्छा तो रचना को भी नहीं लग रहा था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे लड़की आकर तुरंत चली जाए यह सही नहीं था। कविता जैसे ही घर की गेट के पास पहुंची, अचानक से पीछे से विकास की आवाज आई, रुक जाओ कविता, यह घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम अपनी माँ के घर आई हो, जितने दिन के लिए आई हो उतने दिन रह कर जाओ, लेकिन अपना काम खुद ही कर लेना। मेरी पत्नी तुम्हारा कोई भी सेवा नहीं करेगी। बहुत ही शांत स्वर में बोलकर कविता अपने कमरे में चला गया। कविता पलटकर रचना की ओर देखती रही। मीरा जी भी चुपचाप कविता को अंदर बुला लेती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कविता को यह बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि बेटियों को हमेशा मायके का सुख ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मायके में पड़ने वाले दुख में लगातार खड़े भी होना चाहिए। अब कविता जितने दिन थी उतने दिन वो लगातार रचना के साथ उसके काम में हाथ बंटवाती रही। शायद मीरा जी बेटी को जो सबक सिखाना चाहती थी वह कविता अच्छे से सीख गई।